आज का ये वीडियो सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा फॉरेन एक्सचेंज का एंड म्यूचुअल फंड का जो नए क्वेश्चंस है जो मई 2021 से लेके मई 2022 के बीच में जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह नए क्वेश्चंस या मॉडिफाइड क्वेश्चंस जिस पे आपकी अटेंशन की ज़रूरत है उसको हमने कवर किया। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कितने चैप्टर आज हम लोग कवर कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव चैप्टर से। तो आइएगा, डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 2021 में। वैसे ये नया क्वेश्चंस नहीं था, ये तो क्वेश्चन वही है जो पहले हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया था। आपको याद होगा 4 मंथ के फ्यूचर को यूज़ किया था हमने 3 मंथ के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन के अंदर हमने पहले क्या किया था, उसमें हेज करने का लॉस गेन निकालते थे। इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसमें आपको स्पॉट रेट कुछ कैलकुलेट करवा रहा है। कहते प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए सेंसेक्स का कितना, यानी कि जो पहले रिक्वायरमेंट हुआ करता था वो इस बार इन्फॉर्मेशन दे दिया, और जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया करता था वो आपको इसमें कैलकुलेट करवा रहे हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आइएगा एक बार रीड करते क्या कहते हैं। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE इंडेक्स विथ 4 मंथ मैच्योरिटी इज यूज टू हेज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है 3 मंथ्स के लिए, आपने क्या कर रहे हैं इसमें 4 मंथ के फ्यूचर को यूज कर रहे हो हेज करने के लिए। 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स, यानी कि ये आपका लॉट साइज आ गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको 50 इंडेक्स यूज करना है। कहती द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या देखिएगा। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो BSE सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 2022, ध्यान से रखिएगा। और फिर कहते हैं एंटिसिपेटेड ऑन 1 सितंबर 2021। कुछ लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये क्या मतलब है। आप ये जो है ना, ये 58,580 जो है ना, आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो कौन सी डेट पे, 1 सितंबर को। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। हम आज जो स्टैंड करते हैं 1 सितंबर 2021 को, और हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि ये 1 जनवरी 22 को 58,580 होने वाला है। ये हमने यहाँ पे बैठ के एक्सपेक्ट किया हुआ है, याद रखिएगा। 1 सितंबर 2021 को हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि इतना होने वाला है 1 जनवरी 2022 को। ओके, आगे अगर हम लोग चेक करें तो BSE सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 2022 एंटिसिपेटेड ऑन 1 दिसंबर 2021, यानी कि इसमें एक और डेट आ गया आपका 1 दिसंबर 21 का। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस डेट पे ये देखो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इस डेट पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इतना होने वाला है 56,641.25 का। यानी कि हम इस डेट पे बैठ के सोच रहे हैं कि यहाँ इतना होने वाला है, इस डेट पे बैठ के सोच रहे हैं कि यहाँ इतना होने वाला है। ओके, डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स ये है आपका 6% पर एनम। 181 डेज ट्रेजरी बिल ऑफर्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.5। जिस पोर्टफोलियो को हम हेज करने की बात करें, जिसका हमारा वैल्यू जो है 116 लाख है, उसका बीटा जो है 1.5 का है। You are required to calculate the present value of the Sensex as on 1 September 2021। यहाँ पे आपका सेंसेक्स कितना है ये बताना है। तो आप मुझे बताइए, ये जो आपने एंटिसिपेशन किया होगा ये फ्यूचर वैल्यू ही तो कैलकुलेट करके किया होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता रखा है हम जो फॉरकास्ट कर सकते हैं पेपर पे वो फेयर वैल्यू ही हो सकता है। तो ये अगर हमारा फेयर वैल्यू तो इसको डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारा फेयर फ्यूचर प्राइस है। और याद रखिएगा आपने फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किया था इंडेक्स के लिए, जिसमें आपका इंडेक्स का यील्ड भी है, डिविडेंड यील्ड भी दे रखा है और इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है। हमने क्या बताया था, दोनों रेट को नेट ऑफ करके आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, नॉर्मल कंपाउंडिंग। कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे कोई हिंट मिल रहा है कि कौन से तरीके का कंपाउंडिंग है, कहीं कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या बताइए, हमारा जो स्पॉट प्राइस है उसमें हमने जो रेट लेना है ना, 1 + PIR जो करते थे, PIR ऑफ नेट रेट, पीरियोडिक रेट ऑफ नेट। अब ऐसे समझ जाओ PIR जो है ना, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट लेंगे, लेकिन किसका, नेट वाले रेट का, और फिर यही हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। तो आप मुझे बताइए स्पॉट प्राइस, और ये कितना है हमारा फ्यूचर वैल्यू, 58,580 का। तो आपको स्पॉट प्राइस निकालना है, कैसे निकालोगे,
58,580 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। तो आप मुझे बताइए 9% का आपका इंटरेस्ट है और 6% का डिविडेंड यील्ड है, क्या हम 3% रेट अज्यूम कर सकते हैं? हाँ। 0.03 हो गया आपका एनुअल। और कितने दिन का आप डिस्काउंटिंग करोगे बताइए, ये आपका कितने मंथ होता है, काउंट करिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ है ना, ये 4 मंथ बाद का है। तो आपको कितने दिन का डिस्काउंट करना पड़ेगा बताइए यहाँ पे, 4 मंथ के लिए। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरीके से आपका स्पॉट प्राइस जो है वो कैलकुलेशन होके आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 58,580। ठीक है, ये अगर आप चेक करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 57,999.99 आ रहा है, यानी कि आपका 58,000 आ जाता है। बस यही आपको पूछा गया था, जबकि आप यही जो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते थे उसमें क्या था, स्पॉट प्राइस दिया हुआ करता था, ये कैलकुलेशन करते थे आप, सिंपल। तो ठीक है 58,000, ये देखिए 58,000 आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला है टर्न्ड आउट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एट ऑन 1 दिसंबर 2021। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो 1 दिसंबर 2021 यहाँ पे क्या होगा, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रही इतना, तो सब कुछ सेम करना है, इसकी जगह आप ये ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 3% तो रहेगा ही, लेकिन आप देखो कितने दिन बाद की एंटिसिपेशन है, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 मंथ का। तो आपको क्या करना है, यह 1 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है और ये ले लेना है ये वाले, तो जो आपके नया वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका 56,500 ये भी आपका आ जाता है 56। हाँ जी। अब कहते हैं द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी हेज द पोर्टफोलियो, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती हो इस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। सबसे पहली बात, हम हेज कब कर रहे हैं, आज के डेट पे यहाँ पे हेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस दिन पे हेजिंग करेंगे, इस दिन पे अगर हमें हेजिंग करना है कॉन्ट्रैक्ट को, तो कैसे हेज करेंगे। अगर हमारा पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स को हम लोग बेचते हैं, याद करिए, पोर्टफोलियो लॉन्ग तो इंडेक्स को हमें बेचना है। इस केस में कुछ ना बोला गया हो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो लॉन्ग ही होगा, हमने खरीद के ही रखे होंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना है बताइए, इस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को क्या कर देना है, देखना है कि कितना से हमें हेज करने के लिए इंडेक्स का वैल्यू लेना है। इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है परफेक्ट हेज के केस में, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो ये 116 लाख जो है आपका, 116 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.5 ये बन जाएगा आपका 174 लाख, 174 लाख का वैल्यू होना चाहिए। और एक वैल्यू, एक लॉट का वैल्यू कितना है आप याद रखिएगा, जो इंडेक्स का वैल्यू बनेगा, इंडेक्स का जो वैल्यू बनेगा ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये बन जाएगा आपका 174 लाख। ओके, और एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना होगा देखिए, आपने जो जिस दिन पे यहाँ पे हेज कर रहे होंगे उस दिन पे ये एंटिसिपेट किया गया है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 58,580 मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय 50 ये आपका एक लॉट का वैल्यू आ जाता है। तो 1 लॉट का वैल्यू आ जाता है और टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 174 लाख, ये बन रहा है आपका 5.9 कॉन्ट्रैक्ट। तो 5.9 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाता है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन है 6.5 का, देखते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं। ऑन 1 जुलाई 2021 मिस्टर पी हैज़ मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। एक मिस्टर पी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, एमपी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000, बीटा है उसका 1.25 और परचेज प्राइस पर इक्विटी शेयर है 700 का। यानी कि आपने 700 मल्टीप्लाई बाय 1000 देखा जाए तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा वो इन्वेस्टमेंट है आपका 7 लाख का। ओके, ही वांट्स टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखिए, ही वांट्स टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टिल एंड ऑफ 21 सितंबर 2021, यानी कि इसको 1 जुलाई की बात हो रही है, ध्यान से रखिएगा, 1 जुलाई की बात हो रही है और कह रहे हैं हम इसको होल्ड करेंगे सितंबर 21 तक। ठीक है, ये भी हमारा 21 है, तो ये बन जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर कितना है, एंड ऑफ द सितंबर है, तो ठीक है आपका ये 3 मंथ बन जाएगा। 3 मंथ तक इस शेयर को आप होल्ड करने की सोच रहे हो। ओके, अब क्या कहते हैं, विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूज डिविडेंड टू बी अनाउंस्ड इन दी एजीएम। वो सोचता है कि ये भी वैसे ही है जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि डिविडेंड जो देना होता है बहुत अच्छी बात है, यानी कि डिविडेंड की वजह से कोई शेयर होल्ड करता है, उनको ये पता ही नहीं कि जिस दिन एक्स डेट आएगा, डिविडेंड की एक्स डेट होगी, उस दिन उसका जितना डिविडेंड मिलेगा उससे शेयर प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, ये भी अनपढ़ के कैटेगरी में आता होगा। आगे बढ़िए। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सितंबर निफ्टी फ्यूचर, याद रखिएगा डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस दिन पे सितंबर का निफ्टी फ्यूचर, यानी कि सितंबर यहाँ एक्सपायरी के लिए जो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहा होगा वो
1,75,000 निफ्टी का फ्यूचर 1,75,000, लगता है ये दूसरे दुनिया में चल रहा होगा ये। ठीक है जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है? 17,500 को तो नहीं लिख दिया है? एक मिनट नीचे देख लेते हैं कहीं पे। हाँ जी, ये कुछ गड़बड़ है। 17,500 का निफ्टी है, वही तो कह रहा हूँ। 1,75,000 कैसे हो जाएगा? देख रहे हो, जैसे मुझे क्लिक किया आप लोग को भी क्लिक करना चाहिए था। ठीक है, तो बोलोगे सर हम इतना मार्केट पे कहाँ नज़र डालते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है, ये मुझे याद नहीं है कि ये हमारा मिस प्रिंटिंग है या इंस्टीट्यूट का मिस प्रिंटिंग है, ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अब वो वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, ये मेरे बुक्स में मिस प्रिंटिंग है या ऐसा ही था इंस्टीट्यूट के वहाँ पे क्या कहते हैं एग्जाम में, जो कि आपका इतना लिखा गया है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 17,500 ही होगा इंस्टीट्यूट का, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही मिस्टेक होगा प्रिंटिंग टाइपिंग के टाइम पे। एंड ट्रेडेबल विथ अ लॉट साइज ऑफ 50 फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसका मतलब इस दिन पे जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है यहाँ के लिए 17,500 के लिए यहीं पे ट्रेड हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू आर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू मिस्टर पी। ये जो मिस्टर पी जो है इसका आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हो, बहुत बढ़िया। प्लीज एडवाइज मिस्टर पी हाउ टू हेज हिज मार्केट एक्सपोजर यूजिंग द अवेलेबल डेटा। प्लीज एडवाइस मिस्टर पी हाउ टू हेज हिज मार्केट एक्सपोजर। ठीक है, तो कैसे हेज करेगा बताइए। इसके पास जो वैल्यू है 7 लाख का है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.25, इतने से वो क्या करेगा 1.25 इतने वैल्यू का इंडेक्स फ्यूचर बेच देगा। इंडेक्स फ्यूचर क्या करेगा, वो बेचेगा। तो हम कह सकते हैं 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.25, ये बनता है कितना 8,75,000। 8,75,000 याद रखिएगा। इतने वैल्यू का इंडेक्स फ्यूचर यानी कि निफ्टी फ्यूचर को क्या करना पड़ेगा, इसको बेचना पड़ेगा, यही इसका एडवाइस रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेचना पड़ेगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा 17,500 और मल्टीप्लाई बाय 50 का लॉट साइज, तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 50, 8,75,000 इधर से भी आ रहा है। यानी कि इसका मतलब 1 लॉट से इसका हेजिंग हो जाएगा। ये पहला पार्ट का आंसर आना चाहिए, 1 लॉट से इसका हेजिंग हो जाना चाहिए। ये रहा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट टू हेज, यानी कि शॉर्ट करेगा, क्योंकि पहले से लॉन्ग है तो शॉर्ट करके हेजिंग करेंगे, तो ये 1 कॉन्टैक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ से भी क्लियर है। अब क्या कहते हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर पी ड्यूरिंग द एक्सपायरी ऑफ सितंबर 2021 फ्यूचर इन फॉलोइंग सिचुएशन। निफ्टी फ्यूचर बढ़ जाता है 10% से, निफ्टी फ्यूचर 5% से गिर जाता है। तो जितना परसेंट से, क्योंकि 1 लॉट ही है, तो निफ्टी फ्यूचर अगर 10% से बढ़ जाता है, मतलब जो निफ्टी फ्यूचर आपका 17,500 का था, ये 1% 10% से बढ़ जाएगा, तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये 19,250 का हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, ध्यान से रखिएगा, सॉरी फ्यूचर राइज होगा ना, तो बढ़ेगा फ्यूचर, तो लॉस होगा क्योंकि आप शॉर्ट करके बैठे हो। ओके, 19,250 का हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपका जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 50, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो जाएगा आपका 9,62,500। बस इस तरीके से कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने 1 लॉट लिया है, जितना लॉट लिया है जितने से बढ़ा है उतना का सीधा लॉस हो जाएगा। या देखो, ये जो आपने 8,75,000 का करा था ना, उसका 10% मतलब 87,500 का सीधा लॉस होने वाला है। ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कैलकुलेशन मेथड पे कभी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, इतना भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 87,500 इतने का लॉस हो जाएगा फ्यूचर से। क्या पूछा गया है, फिर से एक बार रीड करिए। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ मिस्टर पी ड्यूरिंग द एक्सपायरी ऑफ इतना, ड्यूरिंग द एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहली बात, क्या पोर्टफोलियो का लॉस गेन पूछा है या ओनली फ्यूचर का, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट ऊपर गया है तो हमारे ये शेयर भी मार्केट ऊपर, ये भी ऊपर गया होगा, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये कितना ऊपर गया होगा, तो ये आपका 10% से नहीं, मार्केट जब 10% से ऊपर गया है तो आपको पता है इसके बीटा के वैल्यू के रेस्पेक्ट में जितना बनेगा उतना ऊपर जाएगा। इसका मतलब 12.5% से ये MPML लिमिटेड का जो वैल्यू होगा ना मार्केट में, जो ऊपर गया होगा, वो गया होगा आपका 12.5% से। तो क्या होगा, जितना से यहाँ पे लॉस होगा ना उतना ही से वहाँ पे फायदा हो जाएगा। किसमें, इसके केस में। तो पहले ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए कि क्या पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस पूछा गया है पूरे पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का पूछेगा तो उसमें दो चीज़ है,
ML लिमिटेड का शेयर भी है और निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन भी है, तो कट कटा के जीरो हो जाएगा। इससे आपको 87,500 का फायदा होगा। कैसे? आपके पास 7 लाख का शेयर है और ये 12.5% ऊपर जाएगा, तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5%, ये बन जाएगा 87,500 का फायदा। तो कोई कुछ भी लॉस गेन नहीं होने वाला है। यहाँ बोला गया कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर पी का आपको लॉस और गेन निकालना है, ठीक है। एक्सपायरी फ्यूचर, इस दिन के जिस दिन आपका फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है, याद रखिएगा कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है कि मिस्टर फ्यूचर का प्राइस निकालना है, फ्यूचर का लॉस गेन निकालना है, मिस्टर पी का लॉस गेन निकालना है। तो अगर मैं मिस्टर पी का लॉस गेन अगर कैलकुलेट करूं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 87,500 लॉस होगा, यहाँ पे 87,500 का फायदा हो जाएगा, नील हो जाएगा। चेक करिए क्या करा है इंस्टीट्यूट ने, कैसे निकाला है प्रॉफिट ऑफ मिस्टर पी। तो ये देखो लॉस ऑन निफ्टी फ्यूचर में 87,500 हो गया और गेन इन स्टॉक ऑफ एमएल लिमिटेड। एमएल लिमिटेड का गेन क्यों होगा? क्योंकि वो प्राइस ऊपर गया है, तो 7 लाख का शेयर था और ये 12.5% से ऊपर जाएगा, तो 87,500 यानी कि लॉस गेन हो गया नील। बस सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, इज इट पॉसिबल स्टॉक एज वेल एज निफ्टी टू रेज और फॉल एट द सेम परसेंटेज, प्लीज स्टेट द रीजन। ये कह रहा है क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि निफ्टी एंड स्टॉक दोनों सेम परसेंटेज से बढ़े या घटे? सेम परसेंटेज से बढ़े या घटे, क्या ये पॉसिबल है? आपको रीजन के साथ बताना है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बीटा होता है ये हिस्टोरिक डेटा से कैलकुलेट किया जाता है और ये एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। और हिस्टोरिक डेटा वाले जो कैलकुलेट किया गया बीटा हर दिन मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी अगर 10% से ऊपर गया है तो ये आपका 12.5% से ऊपर जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यही इसको आंसर में देना चाहिए। नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट निफ्टी टू राइज और फॉल बाय सेम परसेंटेज बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क दैट इज बीटा मे नॉट बी द सेम एज ऑफ द मार्केट। वही बोल रहे हैं कि बीटा जो है वो आप जितना कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपका हो जाता है। ये तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगी, ये वही वाले कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैसे बताइए? ये तो वो वाले हो गए 5% होगा ये, तो ये वाले अगर 5% नीचे गिरेगा तो निफ्टी फ्यूचर से कमाओगे और इससे गवाओगे। इसमें कितना गवाओगे? ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 आपका 6.25% का डाउन हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये CMA वालों का दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मेरे पास कैसे आया, अगर कोई किसी के दिमाग में ये आता है तो जो सर्टिफाइड कॉपी स्टूडेंट मंगवाते हैं वो सर्टिफाइड कॉपी में क्वेश्चन ज़रूर होता है। ये दूसरी बात है कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक सजेस्टेड इशू नहीं किया है, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो यही कि अभी तक इशू नहीं किया है। अगर मैं स्किप कर रहा हूँ कोई चीज़ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो इसकी जो क्या कहते हैं, ना क्वेश्चन आया ना सजेस्टेड आया, लेकिन बच्चे ने जो सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया था उसके बेसिस पे ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया था। तो वो क्वेश्चन जो है बाइनोमियल मॉडल से था। मुझे थोड़ा सा लगा इसमें कि 1-2 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो मैंने इसको आपको क्लास के कैटेगरी में रखा था जहां हमें सॉल्व करना है। देखिए, शेयर ऑफ एम लिमिटेड आर करेंटली ट्रेडिंग एट 190। याद रखिएगा एम लिमिटेड का शेयर जो है 190 पे आज के रेट पे ये ट्रेड हो रहा है। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ द स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 125 और 225। मतलब क्या हुआ बताइएगा? या तो 225 पे जाएगा या 125 पे जाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको दिखा रहा होगा कौन सी वाला मॉडल है ये, बाइनोमियल, जो मार्केट में कभी प्रिवेल नहीं करता है। क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़िए। विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 एंड 2/3। याद रखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी है 2/3 और 150 का प्रोबेबिलिटी है 1/3। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी है 2/3, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। ओके, अब कहते हैं कि द 3 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन एम लिमिटेड इज अवेलेबल विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 175। यानी कि स्ट्राइक प्राइस 175 है और कॉल ऑप्शन है। ओके, अब आपको क्या कहते हैं, द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड। यानी कि ई की पावर RT आपको यूज करने हैं। ये रहा रिस्क फ्री रेट 6% कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं। अब आपको पहला पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 मंथ यूरोपियन कॉल अंडर दी बाइनोमियल मॉडल, यानी कि डेल्टा मॉडल। डेल्टा मॉडल क्या होता है बताइए? डेल्टा हमारा हेज रेशियो होता है। याद होगा डेल्टा हम लोग कैलकुलेट करते थे हेज रेशियो, यानी कि रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड हो गया ये।
या रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो मेथड को यूज करके आपको कॉल का प्रीमियम कैलकुलेट करके देना है। कैसे करते थे? सबसे पहले हेज रेशियो निकालते थे जो आपको ऑप्शन डेल्टा बोलते हैं तो ये देखिए, और ऑप्शन डेल्टा क्या कहता है? पे ऑफ में कितना डिफरेंस है और प्राइस में कितने का डिफरेंस है। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए पे ऑफ का डिफरेंस और हमने ले लिया आपका प्राइस का डिफरेंस। ये देखिए पे ऑफ का डिफरेंस और प्राइस का डिफरेंस, तो ये हमारा क्या बन जाता है बताइए? ये बन गया हमारा ऑप्शन डेल्टा। तो जब ऑप्शन डेल्टा 0.5 है तो क्या कहते थे? जितना हमारा ऑप्शन डेल्टा है यानी कि जितना हमारा हेज रेशियो उतना नंबर ऑफ शेयर खरीदना होता है एक कॉल को राइट करने के लिए। याद आ रहा होगा, रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो मेथड जो है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन है। याद आ रहा होगा, तो वो जो राइटर है वो राइट क्या करेगा? एक कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए 0.50 शेयर खरीदेगा। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते थे कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है जिसके अंदर 0.50 शेयर है और एक कॉल राइटिंग किया हुआ है, उनका वैल्यू कितना बनता है? तो जो आपने 0.50 शेयर खरीदा था उसका वैल्यू बन जाएगा 1125, क्योंकि मार्केट में प्राइस पहुंचा है 225 पे और ये इतना पे चला गया। तो पे ऑफ आप माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू आपका पोर्टफोलियो का एंडिंग का वैल्यू होगा। उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर हमारे को खरीदने के लिए जो 0.50 शेयर खरीदने के लिए कितना वैल्यू की जरूरत है? 95 का। तो ये जो हमारा डिफरेंस है 61.57 और 95 का, ये जो हमारा होता है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बन जाता है। ये 33.43 का जो है इसका प्रीमियम होना चाहिए। ओके, अब चले हम लोग अगर सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला था उन्होंने कि बताइएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन अंडर पीसीपी। अब पीसीपी को यूज करके आपको पुट ऑप्शन का वैल्यू पूछ रहा है। पीसीपी में क्या करते थे बताइएगा? जितना आपका पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस में कॉल का प्रीमियम ऐड कर देते। कॉल का प्रीमियम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। ये प्रीमियम क्या करना है आपको? पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस में ऐड कर देना है। बन गया आपका क्या? पीसीपी मेथड। तो पीसीपी मेथड कहता है कि पुट का वैल्यू आपका 15.83 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट में कहता है कि मान लीजिए कि इन्वेस्टर वांट्स टू बाय 100 शेयर। जो आपने ऑप्शन डेल्टा निकाला था अभी 0.50 का, तो वो कहते हैं कि देखो शेयर हम 100 खरीदना चाहते हैं। ओके, तो हाउ मेनी कॉल ऑप्शन शुड बी ट्रांजेक्टेड? कितना आपको कॉल ऑप्शन ट्रांजेक्ट करेगा? आपको पता है 0.50 शेयर के लिए एक कॉल ऑप्शन का हमने रेशियो रखा। इसका मतलब 100 शेयर होगा तो ये आपका 200 कॉल हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आ जाएगा आपका 200 कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड पार्ट का आंसर आपका आ गया यहाँ पे 200 कॉल ऑप्शन को ट्रांजेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 200 कॉल ऑप्शन उसको राइट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके, आप राइटिंग वर्ड मत यूज करिए। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, सीधा रट्टा लगाया जाता है। इतना चेंज है, ऑप्शन डेल्टा, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, रट्टा लगाते वैल्यू किसी को नहीं समझ आता है कि वो क्या रहा है। इसीलिए आप लोग इस ट्रांजेक्टेड वर्ड में राइटिंग वर्ड यूज मत करना। जो इंस्टीट्यूट ने यूज किया वही आप यूज करके आ जाइए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन? ऑप्शन का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा? याद रखिएगा 3 मंथ एंड के पूछ रहा है ये, और स्टॉक का प्राइस भी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन स्टॉक का प्राइस होगा? एवरेज प्राइस होगा। इसका प्रोबेबिलिटी इतना है, इसका प्रोबेबिलिटी इतना है। तो हम क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई बाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई बाई ये, इसका स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेड आ जाएगा। और ऑप्शन का वैल्यू एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन का वैल्यू था? 50 रुपये का, ये देखो और यहाँ पे कितना है? 0 का। तो 50 के लिए 2/3 का प्रोबेबिलिटी और 0 के लिए 1/3 का प्रोबेबिलिटी। तो उसके बेसिस पे आपका दोनों का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एवरेज कर दिया हमने ये प्रोबेबिलिटी से, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो जो पे ऑफ आ रहा था उसका एवरेज कर दी, ये 33.33 बन जाता है। यहाँ पे एक और ओपिनियन आ सकता है। क्या आ सकता है पता है? कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए हम इसी प्राइस को यूज करके निकाल दें। निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन जब तक स्पेसिफाइड ना हो, हमने आपको मना करा था कि जब तक स्पेसिफाइड ना हो तब तक इस प्राइस को यूज करके आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा बेटर क्या है? ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये आप पे ऑफ जो लेते हो, देखो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो तो निगेटिव पे ऑफ इग्नोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू आता है। लेकिन आप डायरेक्टली ये प्राइस यूज कर लेते हो तो निगेटिव पे ऑफ भी यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको मना करा था। याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला। तो इसी के साथ जो है हमारा डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। हम आ जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन हमारा ऐड हुआ है 4th के सीरीज में, जो कि MTP नवंबर 2021 का है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग। न्यू क्वेश्चंस कुछ नहीं, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये लैंग्वेज यूज़ किया है ये थोड़ा सा हट के यूज़ किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको अलग से रख दिया है, अदरवाइज इसको अलग से रखने की जरूरत नहीं था। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर है, DEF। वेट दे रखा है, बीटा दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है और टोटल वेरिएंस दे रखा है। याद रखिएगा
ये जो वेरिएंस है डी का, ये डेसिमल में है, तो हमने आपको पहले ही बोल रखा था, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये वेरिएंस आपको डेसिमल में दिया है और इधर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन उसने परसेंटेज में दे दिया है। तो इसको जहां भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते टाइम हमेशा इसको 0.10 लेके सॉल्व करना, नहीं तो आपकी आंसर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और सारा कुछ सही करने के बाद भी मार्क्स 0 मिलेगा, सीधा 0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, और ये मैंने बहुत ही बार एक क्लास में भी इस चीज़ों को फोकस कराया था, क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक यानी कि वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे आपको यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है कि वो परसेंटेज में है या परसेंटेज के स्क्वायर में है, फिर वो डेसिमल में है या डेसिमल के स्क्वायर में है। चलो वापस आइए। यू आर गिवन दी फॉलोइंग एडिशनल डेटा, कुछ और भी दिया जा रहा है, कोवेरिएंस दिया जा रहा है डी और ई के लिए। वैसे आपको कोवेरिएंस निकालने पहले से भी आता था, आपको याद होगा, बीटा ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय मार्केट वेरिएंस इज ऑल्सो प्रोवाइड दी कोवेरिएंस। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि जब पीछे का आपको याद होगा कोवेरिएंस डेटा जो दिया गया था, एक जो क्वेश्चन था हमारे पास, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4.1 है, उसमें अगर आप जाओगे तो देखोगे कोवेरिएंस का वैल्यू गलत दिया था, जिसकी वजह से जब हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते थे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम पोर्टफोलियो निकालते थे, तो वो हैरी मार्कोविज के मॉडल पे और जो शार्प इंडेक्स मॉडल है उससे आपका आंसर डिफर करता था, और उसका रीजन ये था कि गिवन कोवेरिएंस जो था वो सही नहीं था। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या कोवेरिएंस सही दिया है उन्होंने। आप मुझे बताइए, बीटा ऑफ ए इज 0.40, बीटा ऑफ बी इज 0.50 और मार्केट की वेरिएंस इज 0.10 का स्क्वायर, 0.10 ही लेना पड़ेगा आपको, तो 0.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अभी भी जो ये वैल्यू दिया हुआ है ना, ये अभी भी गलत ही दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये वैल्यू, कोई बात नहीं गलत दिया हुआ है तो आपको वहाँ एग्जाम में ये नहीं बोलना है कि भाई तुम्हारा वैल्यू गलत है, जानने वाले को गलत नहीं बोलते, जो दिया हुआ उसको यूज किया जाता है। तो कोवेरिएंस दे दिया गया, कैलकुलेट दी पोर्टफोलियो वेरिएंस, याद रखिएगा आपको वेरिएंस पूछा गया है तो आंसर आपको स्क्वायर में छोड़ना है, स्क्वायर रूट नहीं करना है। कंसिडरिंग कोरिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिक्योरिटी, ईच पेयर ऑफ सिक्योरिटीज का कोरिलेशन यूज करना है। याद है हैरी मार्कोविज में ये काम करते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca जब करते थे तो वहां पे आपका कोरिलेशन यूज होता है, यानी किसका मतलब ये आ गया, बताइए कौन सी वाले, ये आ जाता है हैरी मार्कोविज वाले। ये देखो आप इस तरीके से आप मत करना, ये आपका इतना घुमा देगा ना, ये कैलकुलेशन ढूंढते रह जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। इतना इस तरीके से नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है बताइए, दो पेयर का यूज करना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, सिंपल सी काम करना है सिग्मा डी वेट डी इसका करना है आपको स्क्वायर, प्लस सिग्मा ई वेट ई इसका करना है स्क्वायर, प्लस फिर एफ का भी करो और फिर 2 लेते जाना सीधा, 2 वेट डी वेट ऑफ ई और सीधा कोवेरिएंस यूज कर लेना, ये वाले कोवेरिएंस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो कोरिलेशन यूज करने को बोला गया है, अरे कोरिलेशन यूज करने को बोला गया है इसका मतलब वो सिंपली आपको हिंट दे रहा है कि हैरी मार्कोविज वाले ये फॉर्मूला यूज करो। समझ में आ गया बात, आपको ये नहीं कह रहा है कि नहीं कोरिलेशन ही सही में यूज करना, कोवेरिएंस के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा ए सिग्मा डी सिग्मा ई और जो आपका कोरिलेशन डी ई के बीच में होगा यही तो हमारा कोवेरिएंस होता है, तो इसको सीधा आप रिप्लेस कर देना ना इस कोवेरिएंस से। इंस्टीट्यूट ने भी यही करा होगा, देख रहे हो बार बार कोवेरिएंस ही तो यूज किया है देखो, और दो बार लिया होगा, एक ही चीजों को 2 बार लिया है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ बस स्क्वायर रूट मत करना क्योंकि आपको वेरिएंस निकालना है। तो ये देखिए आपका वेट बी वेट सी और बी सी, ये देखिए 2 बार होगा, कहीं पे और यूज किया गया होगा, बी एंड सी वाले और भी कहीं पे होगा, ये रहा देखो हो गए 2 टाइम्स। ये देखो कोवेरिएंस बी सी और कोवेरिएंस सी बी दोनों का मतलब एक ही तो है, और वेट ऑफ सी और वेट ऑफ बी ये देखो 2 टाइम्स हो गए ना, तो फिर इसको सीधा ले लो ना, एक ही चीज़ों को 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको 2 टाइम्स ले लीजिए। यहाँ पे भी देखो ये 2 बार लिखा गया होगा, ए और सी का ए और सी का ए और सी का ए और सी का, कहाँ गए ए और सी, ये देखो एक बार और यहाँ पे आ गए, ये देखो ये और इसमें बताइएगा क्या डिफरेंस है ए एंड सी का, तो यही है ना, तो 2 टाइम्स ले लीजिए, क्यों इतना करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब कहते हैं को मूवमेंट बिटवीन सिक्योरिटीज ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट इंडेक्स, यानी कि पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है को मूवमेंट बिटवीन सिक्योरिटीज एंड मार्केट इंडेक्स को यूज करके। आपको पता है मार्केट के इंडेक्स में और सिक्योरिटी के बीच के जो को मूवमेंट होता है वो कौन बताता है, बीटा बताता है।
तो ये कहना चाह रहा है कि आपको पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है बीटा वाले वैल्यू को यूज करके। तो आपको पता है बीटा का वैल्यू यूज करके जो निकाला जाता है वो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक के रास्ते होते हैं, जो कि शार्प इंडेक्स मॉडल कहता है। यानी कि इसमें आपको वही शार्प इंडेक्स मॉडल यूज किया गया। देख रहे हो आप, ये रहा सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो निकाल लिया, फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो निकाल लिया, अनसिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिए, तो आ गया टोटल वेरिएंस। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप 100% सिमिलर बोल सकते हो। किसके जैसे? 4.1 ही होगा आई थिंक, 4.1 नंबर का 100% सिमिलर है। सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने अलग इसलिए रखा है कि इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये आपको परेशान ना करे। क्वेश्चन नंबर 4.1 के अंदर इसको बोला है हैरी मार्कोविच मॉडल, इसको बोला है शार्प इंडेक्स मॉडल, और यहाँ पे बोल दिया है को मूवमेंट को यूज करो सिक्योरिटी और मार्केट इंडेक्स का, यानी कि बीटा को यूज करो, और यहाँ कहता है कोरिलेशन को यूज करो। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 6AA, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6AA क्या कहता है, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का क्वेश्चन हमने ऐड किया है जुलाई 2021 का ओल्ड सिलेबस में। देखते हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन है। मिस्टर एक्स इज हैविंग 1 लाख शेयर ऑफ मिस्टर कनियका लिमिटेड, द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.40। मिस्टर वाई फाइनेंशियल एडवाइजर हैज सजेस्टेड हैविंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज, यानी कि मिस्टर एक्स के पास 1 लाख शेयर था, हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ कन्याका लिमिटेड, द बीटा ऑफ इतना, ठीक है, ये 1 लाख शेयर है इतने बीटा वाले, और मिस्टर वाई जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसने सजेस्ट किया है इस पोर्टफोलियो के लिए। मिस्टर एक्स इज हैविंग 1 लाख शेयर ऑफ कन्याका लिमिटेड। ओके, आगे बढ़िए, इसमें देखिए क्या कहते हैं। मार्केट का रिटर्न है 12%, मार्केट का रिटर्न है 12%, रिस्क फ्री रेट इज 8%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो। ओके ओके ओके, ये जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है उसका भी, और जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है, इस दोनों का कुछ कुछ चीज़ कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ये चीज़ निकालना है फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कन्याका लिमिटेड का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे, और सजेस्टेड पोर्टफोलियो ये वाले पे। अगर मार्केट गोज अप बाय 2.5%, मार्केट गोज अप बाय 2.5%, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, फिर क्या रखा है इसमें? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्या है ऐसा भाई? मार्केट गोज अप बाय 2.5%, तो हमारा मार्केट रिटर्न हो जाएगा 14.5%। तो इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, CAPM यूज करना है, और उसमें मार्केट का रिटर्न 14.5 यूज कर देना है। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा, ये जो सजेस्टेड पोर्टफोलियो का जब भी कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए बीटा पोर्टफोलियो आपको पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटा पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। तो बीटा पोर्टफोलियो पे हम अगर जाएँ तो वेट तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, हाँ ये रहा ना होल्डिंग परसेंटेज। तो पहले बीटा पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं हम लोग, ये रहा बीटा पोर्टफोलियो, जो निकालोगे 1.1015 आ जाएगा। ओके, तो अब ये 14.5 लेना है, और दो चीज़ों के लिए करना है। देखो, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट हो या सजेस्टेड पोर्टफोलियो, CAPM यूज करना है। एक बार मार्केट रिटर्न पहले 12% लेना है। पहले तो क्या बोला था? रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड इतना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द CAPM एंड ऑल्सो कैलकुलेट दिस वन, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है इसको यूज करके, एंड ऑल्सो उसके बाद इसको इसको और इसको भी यूज करना है, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो यही काम किया है। देखो, एक बार हमने 12 यूज किया है, एक बार हमने 14.5 यूज किया है, एक बार बोला है कि ये घट जाएगा, गोज डाउन बाई, ठीक है, 2.5 से, तो ये 2.5 इसमें से हमें घटा देना है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, और आगे कहता है इफ द मार्केट गिव्स निगेटिव रिटर्न ऑफ 2.5%, मार्केट का रिटर्न ही निगेटिव हो जाता है 2.5, यानी कि ये -2.5 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, -2.5 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो बस कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। अब आपको कहते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट गिविंग निगेटिव रिटर्न इज मोर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, याद रखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी बोला गया है ज़्यादा हो अगर, तो प्लीज एडवाइज मिस्टर एक्स वेयर टू कंटिन्यू द होल्डिंग ऑफ मिस्टर कन्याका लिमिटेड और टू बाई द पोर्टफोलियो एज पर द सजेशन ऑफ मिस्टर वाई। इतना आसान क्वेश्चन को 10 मार्क्स दिया है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मार्क्स है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे बताइए। आपको सिंपली बोला है कि निगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो एक काम को क्या करना है आपको, निगेटिव रिटर्न पे जाके चेक करो कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में रिटर्न है ओनली 6.7% का, और सजेस्टेड पोर्टफोलियो में रिटर्न है ओनली, मैंने गलत बोला, ओनली 2.658 इतने में आएगा। यानी कि सजेस्टेड पोर्टफोलियो के अंदर लॉस कम है। अगर सिर्फ इंडिविजुअल कन्याका लिमिटेड में आप लगा के रखोगे इतना लॉस हो जाएगा, तो आपको क्या बोल के देना है,
कि हाँ सजेस्टेड पोर्टफोलियो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बस बेटर टू बाई सजेस्टेड पोर्टफोलियो एज एक्सपेक्टेड लॉस इज लेसर देन प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट लॉस। कितना आसान क्वेश्चन था। ओके एक क्वेश्चन और है उसी 6 के सीरीज में, 6 का एफ है, एमटीपी नवंबर 2021 में डाला गया है। इस क्वेश्चन को एक बार शकल सूरत पहचान लीजिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सॉल्व मत करना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो मेरे हिसाब से इस बार के जो इंटरेस्ट रेट कॉलर के साथ जो हुआ इस बार एग्जैक्टली वही होने वाला है। आपको पता नहीं है कि सॉल्यूशन दे के आने के बाद भी आपको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोलोगे ऐसा क्या है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन गलत है। जब गलत सॉल्यूशन है, अब आप बोलोगे हम गलत ही दे के आ जाएंगे, आपको क्या पता इस बार के जैसे सजेस्टेड सही दे देगा और आपको मार्क्स दे देगा 0, तो क्यों मेहनत करना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधा छोड़ के आना, और ये क्वेश्चन बोलोगे सर अगर क्वेश्चन रट्टा लगा के जाए, अरे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास पहले 4 क्वेश्चन अवेलेबल है, जाके एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। और आपको याद भी होगा वो जो 6 की सीरीज है जिसमें सिमिलर क्वेश्चन होगा, आपको याद है, जिसमें अज्यूमिंग देयर आर ओनली 4 सिक्योरिटीज इन मार्केट, याद आ रहा है, 4 सिक्योरिटी दे दिया और CAPM को यूज करके कहते कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन ईच, याद आ रहा है, एक एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो मैंने आपको याद करिए किस तरीके से उसमें क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया था, तो मार्केट प्राइस जब गिवन होता है तो बीटा पोर्टफोलियो निकालते हम लोग सिंपल एवरेज। बाद में जब उसको कॉस्ट दे दिया गया तब भी इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट किया, सिंपल एवरेज। अब आप मुझे बताइए जब कॉस्ट दिया होगा इन्वेस्टमेंट का तो सिंपल एवरेज निकालने का क्या लॉजिक है, गलत है। तो उसी सीरीज का ये कॉन्टिन्यूएशन है। इसमें क्या करता है, इसमें तो हद हो गई। देखिए क्या कहता है, सपोज वन ऑफ योर HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर को HNI बोला जाता है। तो क्लाइंट जो है इसके पास होल्डिंग दी फॉलोइंग पोर्टफोलियो एज पर हिज रिस्क एपेटाइट, कहते हैं कि ये पोर्टफोलियो होल्ड करता है। देखो सिक्योरिटीज उनके पास 1000 है, ध्यान से रखिएगा, सिक्योरिटीज उनके पास 1000 है और बोला गया है जी लिमिटेड का कॉस्ट आपका 10,000 है। आप मुझे बताइए, मैं अगर 10th क्लास के बच्चे को भी अगर पूछूं कि देखो बेटे जो मार्केट में अगर एक भी शेयर किसी ने खरीदा होगा उनसे भी अगर पूछूं, चाहे हो सकता है चलो नहीं पढ़ा हुआ अनपढ़, अगर वो स्टॉक मार्केट में 2-4 दिन भी अगर शेयर खरीदने बेचने वाले काम किया होगा, उनसे भी मैं पूछूं कि अच्छा जी लिमिटेड का मेरे पास 1000 सिक्योरिटीज है और मेरा खर्चा आया है 10,000, तो वो भी आपको बोलेगा कि इसका जो प्राइस होगा ना, इसका प्राइस होगा 10 रुपीज़ का। देखिए ध्यान से, 10 रुपीज़ का प्राइस होगा जो मुझे लगता है, हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 10,000 कॉस्ट दे रहे हो और आगे कहते हो मार्केट प्राइस है 9,800, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। इतना तो क्लियर है कि ये 10,000 जो वैल्यू है वो आपका गिर का 9,800 पे गया है। अब सबसे पहली बात, ये 9,800 जो है इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल 10,000 सिक्योरिटी होगी ना, सॉरी ऑल 1,000 सिक्योरिटी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कैसे सॉल्यूशन किया, कहते देखो जी ये मार्केट प्राइस है, अरे वाह बेटे वाह, ये मार्केट प्राइस है 10,000 का, इसका मतलब 10,000 का शेयर 1,000 आपने खरीदा है। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन करके आ रहा है, ठीक है चलो 1 मिनट के लिए आपने अगर ये याद भी कर लिया, कर लीजिए। ये आ जाएगा कॉस्ट, ये है नंबर ऑफ सिक्योरिटी, देखिए टोटल आपका जो कॉस्ट बन जाएगा ये देखिए 1 मिलियन की बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, जिस तरीके से आपने मान लीजिए अगर कोई करना चाहते हो कर लीजिए। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से आगे पढ़िएगा, योर क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सम मोर फंड इन दी बॉन्ड इशूड बाय GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बॉन्ड इशू किया है उसमें कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने बोला था मैं तो इसमें बहस ही ना करता तो भी ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। आगे बढ़िए, estimate the minimum rate of return that your client would expect from these bonds keeping in view his risk appetite and assuming market return as 12.7%। याद रखिएगा ये 15.7 को कट करा हुआ है। अब ये मुझे थोड़ा सा एक बार, अब मैंने यहाँ पे लेके नहीं आया है, मैं अगर MTP नवंबर 21 का लाऊं, MTP नवंबर 21 मिलेगा क्या, ये मैंने MTP भी खोल ही लिया। ये देखिए ये MTP रहा आपका नवंबर 2021 का, यही क्वेश्चन है। आप अगर नोटिस करोगे तो ये MTP का ही मिस्टेक था, ये हमारा मिस्टेक नहीं है। ये देख रहे हो आप, इसने 15.7% दे रखा है, जबकि इसी का सॉल्यूशन आप देखने जाओगे तो उन्होंने अपना जो सॉल्यूशन दे रखा है वो 12.7% से जो मार्केट रिटर्न है, ठीक है। आपको जो CAPM यूज़ करते हैं तो ये है ना मार्केट का रिटर्न, ये 12.7% यूज़ कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है देखो
15.7 तो इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है। चलो वापस आते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो रहा, चलो ठीक है। अब वापस आइए, पढ़िए फिर से एक बार और कुछ रिक्वायरमेंट पढ़िए। Estimate the minimum rate of return that your client would expect from these bonds. These bonds, ये इक्विटी शेयर है, बॉन्ड्स नहीं है। लैंग्वेज क्या कहता है, ये सिर्फ यही सिर्फ एक बॉन्ड है, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि आप बताइए कितना होगा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड से, कीपिंग इन व्यू द रिस्क अपटाइट एंड अज्यूमिंग मार्केट रिटर्न एज इतना। क्या CAPM से आपको इसका रिक्वायर रिटर्न नहीं पूछा है? हाँ। तो अब आप मुझे बताइए, जब बॉन्ड का रिक्वायर रिटर्न पूछा गया है तो आपको पता है बॉन्ड का बीटा है 0.1, तो हम क्या करेंगे, 0.1 के बीटा वाले जो आपका रिटर्न आएगा CAPM से वही आपका आंसर होना चाहिए। लॉजिकली तो यही कहते हैं ना, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, हमने आपको पूछा है रिस्क फ्री रिटर्न पूछा है। अरे भाई रिस्क फ्री कैसे हो गया? रिस्क फ्री का बीटा होता है 0, रिस्क फ्री का बीटा 0.1 नहीं होता है। तो आपने इस पॉइंट का आंसर आपने रिस्क फ्री दिया है, ध्यान से देखिए, आंसर क्या दिया आपने, रिस्क फ्री निकाल के दिया है, वो तो वैसे ही गलत है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, इस क्वेश्चन में आप अपना दिमाग खराब मत करिए, एग्जाम में आते तो सीधा छोड़ के आइए, ठीक है। 90 मान लीजिए एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया, 2 क्वेश्चन छूट जाता है, 3 क्वेश्चन छूट जाएगा, उसके बावजूद भी आप 90 मार्क्स सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि चॉइस भी होता है। 3 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 8 3 24, 24 मार्क्स जाएगा, 10 उधर से, 8 उधर से गया, नहीं 16 उधर से गया, तो मोटा मोटा तब भी आपका 90 मार्क्स का सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा परेशान मौके मत जाइए, इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ के जाइए, इसका सॉल्यूशन 100% गलत है। मैं किसी भी हाल में ये नहीं बोल सकता कि आपने पूछा है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड से और बॉन्ड का रिटर्न रिस्क फ्री, मैं नहीं बोल सकता। कुछ लोग बोलेंगे सर बॉन्ड रिस्क फ्री होता है ना, हाँ तब होता है जब ये बीटा कितना होता है 0, और मैं आपको बता दूं इसका बीटा 0 ले लीजिए और तब आप 0 लेके जब आप रिटर्न निकालोगे वो रिस्क फ्री ही होगा, तब जाके सही होता। फिर भी अगर आपको किसी को लगता है तो ये सॉल्यूशन नहीं, PDF आपके डिस्क्रिप्शन में ही डाउनलोड करके आप देख लीजिए, आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, बाकी मानना ना मानना आपकी काम है, ठीक है। वापस आइए, एक क्वेश्चन नंबर 13 का ही, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ए लिमिटेड पोर्टफोलियो। ए लिमिटेड के एक पोर्टफोलियो है X, Y एंड G, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, प्राइस ऑफ शेयर है और बीटा है, ओके। CEO is of opinion that the portfolio is carrying a very high risk as compared to the market risk, यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में ये पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क कंसिस्ट करता है, एंड हेंस इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क टू 0.95। याद रखिएगा, सिस्टमेटिक रिस्क मैंने पहले भी बोला था कि देखो 2 चीज़ होता है, एक तो मार्केट के लोग क्या समझते हैं और फिर ये जानना है कि वो सही है या वो गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग याद करिए क्लास मैंने क्या बोला था, आप बहुत बार लगता है आप लोगों की सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैंने आपको क्या बोला था याद करिए। नॉर्मली लोग ये समझ के चलते हैं कि बीटा इज ए सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि पढ़ के ही वही आया है, जो बड़े नाम जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते वो बोलते ही ऐसे है। तो आप मुझे बताओ, जो पढ़ के आओगे आगे भी तो वही आप ट्रांसफ़र करोगे, वही तो ट्रांसमिट करोगे, इसका मतलब आप जो पढ़ के आए हो वही आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिख रहा है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि बीटा आपका सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, सिस्टमेटिक रिस्क का सेंसिटिविटी है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसका यूनिट है परसेंटेज टर्म में या परसेंटेज के स्क्वायर यानी कि वेरिएंस के टर्म में। अब यहाँ पे इसने बोला है कि पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक से, आपको याद होगा कि नॉर्मली इस तरीके का डेटा जो होता है 0.95, 1.2, 1.3 ये सारा क्या होता है आपके लिए बीटा होता है, और वैसे भी क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो सिंपल से इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये आपका बीटा है, ठीक है। देख के शकल सूरत से आपको पता चल जाएगा कि बीटा या सिस्टमेटिक रिस्क है। वैसे आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उससे आपको सिस्टमेटिक रिस्क वैसे भी नहीं निकल पाएगा। तो क्या कहता है कि वो चाहते हैं कि CEO चाहते ही अपने पोर्टफोलियो के जो बीटा है उसको 0.95 तक डाउन कर दे, ओके। ट्रेजरी मैनेजर हैज सजेस्टेड 2 बिलो मेंशन्ड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ट्रेजरी मैनेजर ने 2 स्ट्रेटजी दिया। पहला कहते हैं डिस्पोज ऑफ ए पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। इसमें से जैसे X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड 3 सिक्योरिटी है ना, तो इसमें से कुछ पार्ट हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उसके बदले रिस्क फ्री खरीदेंगे, तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो पता हो हमारे को किसका बीटा कितना, ये देख रहे हो दिया हुआ बीटा से भी आपको हिंट मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं उसी का वेटेड एवरेज की बात कर रहा है। तो ये जो हमारा एवरेज पोर्टफोलियो का बीटा आएगा उसको डाउन करके आपको 0.95 पे ले जाने का आपका ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिए क्या कहते हैं,
टेक अप्रोप्रिएट, अच्छा हाँ, तो इसमें से कुछ बेच देंगे और वो जो पैसे आएगा उससे हम लोग रिस्क फ्री खरीद लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर currently trading at 8250 and each निफ्टी ऑप्शंस मल्टीप्लायर इज 210। निफ्टी ऑप्शंस के मल्टीप्लायर यानी कि ये क्या लिख रहा है, ₹210, ये नहीं होगा, ठीक है, रुपीज़ नहीं होता है, मल्टीप्लायर जो होते हैं ये आपका, अब अगेन वही बात है या तो मेरा मिस प्रिंटिंग होगा या तो इंस्टीट्यूट का मिस प्रिंटिंग होगा। वैसे ज़्यादातर केस में हम सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं तो मिस प्रिंटिंग की चांसेस थोड़ा कम बनता है, तो हो सकता है आईसीआई का ही मिस्टेक होगा। इसमें मल्टीप्लायर जो 210 बोल रहा है यानी कि लॉट साइज है, लॉट साइज होगा 210 का। वैसे ऐसा लॉट साइज कौन दे रहा है, लगता है मार्केट का कभी शकल सूरत देखा नहीं उसने, ठीक है। और निफ्टी फ्यूचर कह रहा है इतने पे आपका ट्रेड हो रहा है। देखते हैं आगे, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट करना है ओपिनियन ऑफ सीईओ वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ये कहता है कि आपको इंटरप्रेट करना है सीईओ की ओपिनियन को। उसका ओपिनियन क्या था कि पोर्टफोलियो इज कैरिंग अ वेरी हाई रिस्क एज कम्पेयर टू मार्केट रिस्क। आपको पता है मार्केट का बीटा 1 होता है और इसका बीटा जो होगा ना, इसका आपका 1.3 से 1.7 के बीच में फॉल करेगा, तो पहले आपको वेटेड एवरेज निकाल देना चाहिए। तो ये रहा, देखो हमने जो बीटा एवरेज बीटा जो निकाला है वो आ गया 1.4। तो हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट से ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का बीटा होता है 1 और हमारे पोर्टफोलियो का है 1.4। तो इसका मतलब सीईओ की जो ओपिनियन है वो करेक्ट है। हाँ उसका ओपिनियन करेक्ट है, ये आपको बोल के चलना पड़ेगा। तो हाँ मैंने बोला है कि हाँ सीईओ की ओपिनियन सही है, क्योंकि हमारा जो बीटा है वो मार्केट के बीटा से ज़्यादा है। कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि एग्जिस्टिंग बीटा हमें कैलकुलेट करना है, तो वो 1.4 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एडवाइज द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी अक्वायर्ड, कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी अक्वायर्ड करना है। तो आपको सिंपल सी काम करना है, बीटा पोर्टफोलियो जहाँ पे 0.95 होगा वहाँ का वेट निकाल लीजिए, उस वेट के बेसिस से आपको पता चल जाएगा कि आपको रिस्क फ्री कितना रखना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या करा यहाँ पे, ये इंटरप्रिटेशन भी लिख के दिया है कि देखिए बीटा सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, बीटा इज ए सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क नॉट सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अगर इससे भी किसी को, ऑलरेडी हमने बहस करा हुआ, जैसे आपको याद होगा, छोड़ो अभी इससे बहस ना करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी अक्वायर करोगे, तो पहले हमने वही काम कर लिया है ना, कैलकुलेशन कर दिए। ये देखो अब दो तरीके से हमने इसमें दिया है, या तो आप एक्स जूम करके कैलकुलेशन करिए कि पहले से हमारा 20,000 था तो 20,000 माइनस एक्स बच जाएगा इक्विटी का पोर्टफोलियो, और जितना आपने इसमें से बेचोगे उतना आप रिस्क फ्री खरीदोगे, उससे एक वेट निकल जाएगा, वेट के बेसिस पे आपका पता चल जाएगा कि रिस्क फ्री हमें कितना खरीदना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि इसका वेट आप अज्यूम कर लो एक्स और इसका मान लो 1 माइनस एक्स, यानी कि ये 1 माइनस है, तो इसके बेसिस पे दोनों का वेट आपका क्या होगा कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वेट आ जाता है 32.14%, तो उस तरीके से आप 32.14% ले लोगे 20,000 का, तो कितना आ जाएगा 6428, और यहाँ आएगा 6428.6। मेथड बदलने से थोड़ा सा आपका राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। हम ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देंगे, मार्क्स मिलना ना मिल रहा हो तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिस्पोज ऑफ, नंबर ऑफ शेयर कितना डिस्पोज ऑफ करोगे। तो देखो आपका 32.14% जो है ना वो आपने रिस्क फ्री में लगाया, इसका मतलब जितने भी सिक्योरिटी है सबका 32.14% आप बेच दीजिए, और वो 32.14% बेच के आप रिस्क फ्री खरीद लीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो वही हमने काम किया है, सारे के सारे सिक्योरिटीज में से 32.14% सेल कर दिया है, और ये टोटल सेल वैल्यू देखोगे तो आप बन जाएगा उतना ही जितना आपने वहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है। अगला ई पार्ट में आपको बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ई पार्ट के आपके क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं कि देखो आप बताइए कि एडवाइज द पोजीशन टू बी टेकन इन द निफ्टी फ्यूचर एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड। आपको पता है पोर्टफोलियो हमारा लॉन्ग है तो निफ्टी शॉर्ट करेंगे, कितना से निफ्टी शॉर्ट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय बीटा, सिंपल। Calculate the new systematic risk of portfolio if the company has taken position in the nifty future and there is 2% rise in the nifty। याद होगा आपको जब 2% से निफ्टी राइज होगा तो हमारे पोर्टफोलियो कितना से राइज होगा, तो आपको पता है हमारे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू पुट बीटा आया था 1.4, तो आपको याद होगा हमारे पोर्टफोलियो का अगर बीटा 1.4 है तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2%, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 ये बन जाएगा 2.8%। तो हमारे पोर्टफोलियो में 2.8% का चेंज आएगा, निफ्टी में आपका 2% का चेंज आएगा, तो आपको नया बीटा निकालना है। तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के वैल्यू से नए पोर्टफोलियो के वैल्यू को कंपैरिजन करके और नया बीटा हम लोग यहाँ पे क्या करते निकाल देते। ये देखो हमारे को ये करना है कि न्यू बीटा जब निकालने हैं तो एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना था हमारा, ठीक है, एग्जिस्टिंग न्यू बीटा ऑफ द इक्विटी। हाँ ये देखो 2% से इसमें चेंज आया, और मैंने बोला था अभी 2% से इसका और 2.8% से ये रहा
2.8% से आपका इक्विटी में चेंज आएगा और 2% से आपका निफ्टी में चेंज आएगा। और पहले से हमारा वैल्यू 20,000 था तो ये वैल्यू बढ़ के इतना पे जाएगा। तो ये देखो कि 20,000 का वैल्यू 20,380 पे जाता है तो कितना परसेंट का चेंज आया, 1.9%। और निफ्टी का चेंज है 2%, तो बीटा कितना आ जाएगा, 0.95। वेरीफाई भी हो गया। इसी के साथ हमारा पोर्टफोलियो का भी जो न्यू वेराइटीज़ के कुछ क्वेश्चंस वगैरह या मॉडिफाइड था वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो बाकी पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करते हैं।